बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अब हम डिस्कस करने लगे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन के। अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं अल्केन के। जब इस अपने लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जब अल्केन का मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है तब वो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में क्यों कन्वर्ट होते हैं। एक तो हमने ये चीज़ देखनी है। दूसरी हमें ये चीज़ देखनी है कि हमारे पास जो अल्केन है जब उनके मॉलिक्यूलर मास बढ़ते हैं तब हर मिथाइलिन ग्रुप की एडिशन के साथ कितना बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा होता है, नेक्स्ट मेंबर के कितना बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा होता है, ये चीज़ डिस्कस करेंगे। और ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूलर मैसेज बढ़ने की वजह से डेंसिटी में इजाफा क्यों होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा क्यों होता है। ये सारी चीज़ें हम आज अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और ये भी देखेंगे कि जो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल नॉर्मल ब्यूटेन है, उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट हाई है बानिस्बत आइसोब्यूटेन के, आखिर ऐसा क्यों है। ये सारी चीजें हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करने लगे हैं। आइए देखते हैं इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अल्केन हैविंग 4 कार्बन एटम आर गैसेस। 4 कार्बन एटम से क्या मुराद है। फर्स्ट मेंबर क्या है इसका, मीथेन है, 1 कार्बन है। सेकंड मेंबर है इथेन, 2 कार्बन है। थर्ड मेंबर है प्रोपेन, 8 कार्बन है। फोर्थ मेंबर है ब्यूटेन, 10 हाइड्रोजन। फोर्थ मेंबर कौन सा है, ब्यूटेन है, 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है। अब पहले 4 मेंबर अल्केन के मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन क्या है, गैसेस हैं। ये हम डिस्कस करते हैं क्यों गैसेस हैं। अब इससे आगे अल्केन जिसमें कार्बन 5 से लेकर कार्बन 17 तक, मतलब एक मेंबर है जिसमें 5 कार्बन पाए जाते हैं, उससे लेकर ऐसा मेंबर जिसमें 17 कार्बन पाए जाते हैं, ये सारे क्या है, लिक्विड है। आइए समझ। अब इसके बाद कौन से अल्केन, अल्केन हैविंग कार्बन 18, मतलब जिसमें 18 कार्बन या अनवाइड, मतलब 18 से ज्यादा हों, वो क्या है, सॉलिड है। आखिर इसकी ऐसी क्या रीजन है कि पहले 4 मेंबर जिसमें कार्बन की मिकदार कम है वो गैसेस हैं, जिसमें कार्बन की मिकदार जैसे बढ़ती जाती है, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाते हैं कंपाउंड में, वो क्या होते हैं, गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट क्यों हो रहे हैं। इसकी हमने रीजन डिस्कस करनी है। आइए चलते हैं हम इसकी रीजन। पहले आप देखिए, हम 4 मेंबर वाला ये बना रहे हैं, सभी पे सेम रीजन लगे। आपने गौर से सुनना है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ रहे हैं, डेंसिटी क्यों बढ़ रही है, उसके बाद गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं। इन सभी के लिए आंसर सिर्फ एक ही रीजन में है, वो मैं डिस्कस करने लगा हूं। आइए हम पहले इस गैस का जो लास्ट मेंबर है उसको डिस्कस करते हैं। 4 कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन है। एक तो कार्बन कितने बार बनाता है, 4 बार बनाता है ना, 3 बार ये हो गए, 4 बार ये हो गया। हमने बैलेंसी पूरी करनी है कार्बन की सिंगल बार के। अब हमने इसका
स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा है, ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा है। यहां पर एक और ब्यूटेन बनाकर देखें, इसका भी स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें। देखें, ये दो स्ट्रक्चर हैं ब्यूटेन के। ब्यूटेन के दो स्ट्रक्चर हैं। हमने क्या कर रहे थे, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये ब्यूटेन क्या है, लास्ट मेंबर है गैस का, अल्केन के फैमिली। इसमें एक कार्बन से लेकर 4 कार्बन तक जो एटम मौजूद होंगे जिस कंपाउंड में, वो गैस है। उसके बाद 5 से 17 तक क्या है, लिक्विड है। 18 कार्बन से आगे लेकर वो सारे क्या है, सॉलिड है। अब हमने देखना है ये गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में क्यों कन्वर्ट हुए। ये तो कंपाउंड है ब्यूटेन के। अब ये दोनों कंपाउंड जब एक दूसरे के करीब आते हैं, और से सुनना, ये दोनों कंपाउंड जब एक दूसरे के करीब आते हैं तब क्या होता है, इस ब्यूटेन का जो कार्बन एटम है, सॉरी हाइड्रोजन एटम है, इस ब्यूटेन के हाइड्रोजन एटम के करीब आ जाता है। अब जब करीब आता है, यहां पर क्या कर रहे हैं, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं और इधर इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे के करीब आते हैं, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे के करीब आते हैं, दोनों पर सेम चार्ज है, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इनकी रिपल्जन के नतीजे में क्या होता है, एक हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से रिपेल होकर इस साइड पर आ जाते हैं। नेगेटिव लिखा है मैंने, उसको इलेक्ट्रॉन समझे। और यहां पर क्या चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उधर से इस साइड पर आ गए, उस साइड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस साइड पर नेगेटिव चार्ज। जो ऊपर वाला हाइड्रोजन है उसके इलेक्ट्रॉन क्या है, इसी जगह पर मौजूद है। अब मैं इसको इरेज करके यहां पर नेगेटिव लिखने लगा, नेगेटिव। आगे समझ क्या मामला हुआ, हाइड्रोजन एक दूसरे के करीब है, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ने इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन नीचे वाली साइड पर आ गए, ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया और उस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन वहीं पर मौजूद है, उस पर नेगेटिव चार्ज है। अब इसकी साइड पर नेगेटिव चार्ज है, इस हाइड्रोजन की साइड पर पॉजिटिव चार्ज है। अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान में क्या होती है, अट्रैक्शन पैदा होती है, अट्रैक्शन पैदा होगी। बाकी सभी हाइड्रोजन के साथ भी यही प्रोसेस होता है, इनके दरमियान भी क्या होती जाती है, अट्रैक्शन पैदा होती जाती है। अब यहां पर देखें, समझें इसको, एक ब्यूटेन में कितने नंबर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब ये एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। ये जो फोर्स डेवलप हुई है, इस फोर्स को क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब इसको क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ब्यूटेन में कितने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, नंबर ऑफ कार्बन को देखिए, 1 2 3 4, कितने कार्बन एटम मौजूद है, 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम मौजूद है। 4 हाइड्रोजन एक दूसरे के फ्रंट में है, जिसकी वजह से उनके इलेक्ट्रॉन ने एक दूसरे को रिपेल किया। एक के इलेक्ट्रॉन नीचे वाली साइड पर चले गए, दूसरे के इलेक्ट्रॉन वहीं पर मौजूद रह गए, उसकी साइड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर नेगेटिव चार्ज। अपोजिट चार्जेस ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो गई। ब्यूटेन में कितने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हुई, जितने नंबर ऑफ कार्बन है उतनी ही फोर्सेस डेवलप हुई, 4 नंबर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कितने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, 4 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो गई। अब हम अभी आप इतना ही समझें, फिर मैं आपको सारी रीजन बताता हूं, ये समझ आ गई। अब देखें, अल्केन की ऐसी फैमिली, ऐसे मेंबर जो लिक्विड है, वो हम ड्रा करके देखते हैं। यहां पर
यहाँ पर हम 5 नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर हम कार्बन लेते हैं 8 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7 8। बैलेंसिंग पूरी करें। इस जैसा एक और कंपाउंड यहाँ पर बना है। 1 2 3 4 5 6 7। बैलेंसिंग पूरे करने लगे हैं। इनमें भी क्या होगा, जैसे ऊपर वाले ब्यूटेन के दो कंपाउंड एक दूसरे के करीब आए, हाइड्रोजन एक दूसरे के फ्रंट में आए, इलेक्ट्रॉन क्या हुए, एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से रिपेल हुए, जिसकी वजह से उन पर चार्जेस डिवेलप हुए। इन अपोजिट चार्जेस ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिवेलप हो गई। यहाँ पर भी वही होने लगा है। इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, एक दूसरे के करीब आए, इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, वही ऊपर वाला प्रोसेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिवेलप हो गई। अच्छा, अब देखें यहाँ पर ये क्या था, ब्यूटेन था। अब 8 कार्बन वाला क्या होता है, 5 कार्बन वाला होता है पेंटेन, 6 वाला हेक्सेन, 7 वाला हेप्टेन, 8 वाला ऑक्टेन। अब ये है ऑक्टेन मेंबर, अल्केन फैमिली का ऑक्टेन मेंबर है। अब इसमें नंबर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये वाली जो फोर्स, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये जो इनके दरमियान फोर्स डेवलप हुई है, इसको क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। दो मॉलिक्यूल के दरमियान मौजूद फोर्स को क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। अब कितने नंबर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पैदा हुई ऑक्टेन में, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हुई। कितने, 8 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हुई। अब यहां पर आप समझें कि जो 4 तक कार्बन एटम मौजूद हैं जिस कंपाउंड में, वो गैस है। 5 से लेकर 17 कार्बन एटम जिस कंपाउंड में मौजूद है वो क्या है, लिक्विड है। कार्बन 18 से लेकर आगे जितने भी कार्बन एटम मौजूद हैं जिन कंपाउंड में, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है उतनी ज्यादा क्या हो रही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो रही है। ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम है, 4 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। ऑक्टेन में क्या है, 8 कार्बन एटम है, 8 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। जितना ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतना बढ़ती जाएंगे। जैसे नंबर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेंगी, मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक दूसरे के करीब आते जाएंगे। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे गैस से। अब मॉलिक्यूल दूर है, फॉर एग्जांपल तो मीथेन है, मीथेन में 1 कार्बन है, 1 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी। इतना ज्यादा मजबूत फोर्स नहीं है, गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर रह गए। बाकी में 2 कार्बन है, 2 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, इथेन भी मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर रह गए। प्रोपेन में क्या है, 3 कार्बन एटम है, 3 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होंगी। प्रोपेन के मॉलिक्यूल भी क्या हुए, कंपाउंड एक दूसरे से दूर रह गए। और ब्यूटेन के भी 4 कार्बन एटम है, 4 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हुई है। इतना ज्यादा नंबर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है, जिसकी वजह से इन 4 मेंबर के मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन के जो कंपाउंड हैं वो एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। अब गैस के मॉलिक्यूल क्या थे, गैस के मॉलिक्यूल भी एक दूसरे से दूर रहते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इनमें क्या है, ये 1 से लेकर 4 कार्बन एटम जिस कंपाउंड में मौजूद होंगे वो गैस हैं, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, लेस नंबर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से एक दूसरे से दूर होते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ती हैं। जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ती हैं, जो कंपाउंड एक दूसरे से दूर है वो एक दूसरे के करीब आते जाते हैं। जितना एक दूसरे के करीब आएंगे वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब लिक्विड से आगे जब स्टार्ट कहां से हो रहा है, कार्बन 18 से स्टार्ट हो रहा है सॉलिड। 18 कार्बन एटम मौजूद होंगे जिस कंपाउंड में, इसका मतलब यह है उस कंपाउंड में 18 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होगी। जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हुई, कंपाउंड एक दूसरे के उतना करीब आते जाएंगे।
जितना करीब आएंगे वो गैस से लिक्विड में और लिक्विड से फिर सॉलिड में कन्वर्ट होंगे। सॉलिड में सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं। लिक्विड में मॉलिक्यूल मोशन की हालत में होते हैं, हरकत कर रहे होते हैं मुसलसल, लेकिन वो एक दूसरे के करीब होते हैं क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैस की निस्बत ज्यादा होती है और सॉलिड की निस्बत कम होती है। अब जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स में क्या होता है, सॉलिड्स में ये होता है जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो कम होती हैं, जिसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं। जब गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती हैं, तब वो मॉलिक्यूल क्या रहते हैं, गैस की हालत में रहते हैं। अब हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है कि जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते हैं, जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होते हैं, बढ़ते हैं, तब क्या होता है, डेंसिटी बढ़ती है। डेंसिटी जो अल्केन मेंबर है उसकी बात कर रहा हूं, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी। डेंसिटी क्यों बढ़ती है, डेंसिटी का क्या फार्मूला है, हमने इसको इरेज करके यहां पर लिखने लगा। डेंसिटी नंबर ऑफ कार्बन जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो उनका डायरेक्ट रिलेशन है किस चीज के साथ, डेंसिटी के साथ। डेंसिटी जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे डेंसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। डेंसिटी क्यों इंक्रीज होती है, डेंसिटी का फार्मूला क्या है, डेंसिटी का फार्मूला है मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम। अब जब नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे मास में क्या होगा, इजाफा होगा। जब मास में इजाफा होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है CH4, इसका मास क्या है 16 है, 12 कार्बन का है, बाकी 4 हाइड्रोजन है, टोटल कितना हो जाता है 16 हो जाता है इसका मॉलिक्यूलर मास। अब हमारे पास एक और कंपाउंड है C2H6, कार्बन का क्या है 12 है, 2 कार्बन है 24 ये हो गया और बाकी 6 ये हो गया, टोटल कितना हो गया 30। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने के साथ जो मॉलिक्यूलर मास है उसमें क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। डेंसिटी में क्या है, डेंसिटी का फॉर्मूला है मास और वॉल्यूम। मास में इजाफा हो रहा है, वॉल्यूम में, वॉल्यूम क्या होता जाएगा, जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी, बढ़ेंगी। कार्बन जो कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, कंपाउंड एक दूसरे के करीब आएंगे, तब क्या होगा, जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा। और ये समझ, कार्बन एटम बढ़ने के साथ मॉलिक्यूलर मासेस में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, ऊपर वाली चीज में इजाफा हो रहा है। वॉल्यूम में डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम क्यों डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इस वजह से डिक्रीज हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने के साथ जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया, वो बढ़ रही हैं। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेंगे, कंपाउंड एक दूसरे के करीब आएंगे, वॉल्यूम कम होगा। जब वॉल्यूम कम होगा, मास ज्यादा हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। जब इसको मास को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम के ऊपर, डेंसिटी में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। अब एक और क्या चीज थी, और ये था कि जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, इंक्रीजेस, इनका डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, विद नंबर ऑफ कार्बन एटम। मतलब क्या है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएंगे विद नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता जाएगा, इजाफा होता जाएगा। उसकी क्या वजह है, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने के साथ क्या हो रहा है, 4 कार्बन एटम थे, 4 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी,
8 कार्बन एटम थे, 8 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी। नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितना ज्यादा होंगी, कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ता जाएगा। क्योंकि बॉइलिंग क्या होती है, बॉइलिंग में ये होता है कि हमने किसी भी चीज को लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करना होता है। अब वेपर में कन्वर्ट करना है तो इनके दरमियान ये जितने भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है उन सभी को क्या करना होगा, खत्म करना होगा। कैसे खत्म करेंगे, हीट देकर। जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे उतना हीट देनी पड़ेगी, कंपाउंड उतना हीट जाज़्ब करेगा, तब जाकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूटेंगी। जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, कंपाउंड उतना हीट जाज़्ब करेगा उन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए, ताकि वो वेपर में कन्वर्ट हो सके। इस तरह क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होने के साथ साथ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। अभी एक और चीज है कि हमारे पास, मैं जो नॉर्मल अल्केन है, मतलब जो स्ट्रेट चेन अल्केन है, उनमें क्या होता है, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं बानिस्बत ब्रांच चेन। अब ब्रांच चेन के क्यों कम होते हैं, मैं इस चीज को इरेज करने लगा हूं, आपको यहां पर बनाकर दिखाता हूं। ये ऊपर वाला कंपाउंड ले लें। इस कंपाउंड में क्या है, 4 कार्बन एटम आ रही स्ट्रेट चेन, सारे के सारे स्ट्रेट चेन में है। अब हम इसी का ब्रांच चेन स्ट्रक्चर लिखने लगे हैं। जो ऊपर ब्यूटेन दिया गया है, इसी ब्यूटेन का हम नीचे ब्रांच चेन स्ट्रक्चर लिखने लगे हैं। देखिए भाई, 1 2 3 4, वैलेंसीज को पूरा करना है। अब देखें, कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम है। क्या है यहाँ पर, 4 कार्बन एटम है, 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम है। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें, C4H10 बनता है। यहाँ पर कितने कार्बन एटम है, 4 है। इस एक कंपाउंड में भी 4 कार्बन एटम है। कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन है। मतलब ऊपर वाला जो कंपाउंड है और जो नीचे वाला कंपाउंड है, इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है, C4H10 है। लेकिन ऊपर में क्या है, ऊपर स्ट्रेट चेन है, यहाँ पर एक ब्रांच निकला है जिसको मैं ये मेंशन कर रहा हूँ। ये क्या है, इस स्ट्रक्चर में, ब्यूटेन के स्ट्रक्चर में ब्रांच आ गई। अब नीचे एक स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं इसका। अब देखिए यहाँ पर वही 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है। ऊपर वाले और नीचे वाले जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, डिफरेंट है। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा हो और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, उनको क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। हमने क्या डिस्कस करना है, हमने ये डिस्कस करना है कि जो स्ट्रेट चेन है उनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं बानिस्बत ब्रांच चेन के, उसकी क्या रीजन है। आइए देखते हैं। ऊपर वाला वही प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगी, एक इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड पर चले जाएंगे, जिसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आ जाएंगे, इस साइड पर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने ये जगह छोड़ दिया, और इस साइड पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इनके दरमियान क्या होंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिवेलप होंगी। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिवेलप होंगी। आप देखें, दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था सेम था। ऊपर वाले में कितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, 4 हैं। इसमें कितने नंबर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, 1 2 3, 3 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये दिया गया है। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है। ऊपर वाले में 4 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, नीचे वाले में 3 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। इस कंपाउंड, इस स्ट्रक्चर में 3 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बन रही हैं, इस स्ट्रक्चर में 4 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ रही हैं। अब यही वजह है कि जो स्ट्रेट चेन होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं। जो ब्रांच चेन है,
ब्रांच चेन में उसी कंपाउंड का जो ब्रांच चेन स्ट्रक्चर होगा उसमें नंबर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर स्ट्रेट चेन में 4 है, ब्रांच चेन में 3 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। नंबर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होने की वजह से ब्रांच चेन के जो कंपाउंड हैं उनके अपने ही स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड अपने आइसोमर जो स्ट्रेट चेन वाले हैं उनकी निस्बत उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता जाता है। स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा मौजूद होते हैं उनमें। ब्रांच चेन में क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो तादाद है उसमें नंबर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो कम होती है। जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होंगे, जितना कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना क्या होंगे, कम होंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। मैंने कोशिश की है कि जितना भी रीजन्स बनती हैं इस प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन के रिगार्डिंग वो आपको सारी समझा दूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। कल इंशाल्लाह हम केमिकल रिएक्टिविटी की तरफ चलेंगे, अल्केन की केमिकल रिएक्टिविटी की तरफ चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।